सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। आज हम एनसीईआरटी वन लाइनर की सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें रोज़ आपको 1 से 2 वीडियो मिलेगा। और मेरा नाम है सौरभ। और हम एनसीईआरटी के प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में लिखे हैं और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और आपको टॉपिक को पूरी तरह तैयार करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला हमारा नंबर पे है क्षारक। क्षारक किसको कहते हैं, चलिए इसको समझाते हैं। तो ऐसे क्षार जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। आपको पता होगा क्षार की परिभाषा क्या होती है। आपको अम्ल की परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन क्षारक भी पूछता है निम्न परीक्षाओं में। तो क्षारक जान लीजिए, ऐसे होते हैं जो पूरी तरह जल में घुल जाते हैं। क्षारक का उदाहरण आपसे अगर पूछे तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के उदाहरण हैं। अब दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे एंटासिड। एंटासिड को प्रति अम्ल कहा जाता है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका उदाहरण है। एंटासिड किसको कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एंटासिड जो अम्ल के विरोध में कार्य करता है, क्षार को एंटासिड कहा जाता है। ठीक, क्योंकि अम्ल अगर कहीं मिला हुआ है पेट में, अगर अम्ल अम्ल अगर बहुत ज़्यादा HCl हो गया है तो एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को दिया जाता है। कल हम लोग खाते हैं या फिर पीते हैं टेबलेट के रूप में, इनो के रूप में। तो वो हमारे पेट की अम्लता को कम कर देता है और हमारा अम्लता खत्म हो जाती है। इसी को प्रति अम्ल एंटासिड कहा जाता है। तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे aqua regia के बारे में, जिसको अम्लराज कहा जाता है हिंदी में। और HCl और HNO3 का ये 3:1 में मिलकर aqua regia अम्लराज बनता है, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3 होता है। ठीक, aqua regia का प्रयोग कहाँ होता है? ये बहुत ही तगड़ा एसिड होता है, बहुत मजबूत एसिड होता है। यह सोना, चांदी और प्लेटिनम को भी गला देता है। अब हम बात करेंगे एसिड रैन के बारे में। एसिड रैन के लिए कौन कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें उत्तरदायी होता है। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और ऊपर वर्षा की बूंदें मिलकर H2SO4 बना देती हैं, जिससे अम्ल वर्षा होती है। ये सूत्र निम्न रिएक्शन कभी कभी एग्जामों में पूछ देता है। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रॉक्स ऑक्साइड बन जाता है नाइट्रोजन के, और फिर ये चीज़ें HNO3 बन जाती हैं। उसके बाद पाँचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे कि रक्त में सर्वाधिक तेजी से घुलने वाली कौन सी गैस है। तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को रक्त में सबसे घुलने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। अब क्यों आपको कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड? आप तो कहेंगे कि ऑक्सीजन को रक्त में सबसे ज़्यादा घुलता है। तो नहीं, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कोयला या लकड़ी अगर कम मात्रा में, मतलब अपूर्ण दहन होता है, तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर रूम पैक हो, अगर उसमें पैक रूम में अगर कोयला फिर कुछ कोई चीज़ जला के सो जाया जाए, तो यही गैस तुरंत घुल जाती है और हेमोग्लोबिन से जुड़कर और कोशिकाएं हमारी मरने लगती हैं, या फिर सांस दम घुट जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए सबसे तेज़ी से घुलने वाला गैस है, खतरनाक गैस है। अब पढ़ते हैं मेथनोइक एसिड और फार्मिक एसिड, HCOOH। इस ये फार्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड, ये दोनों एक ही एसिड का अलग अलग नाम है, जिसका सूत्र है HCOOH। ये कहाँ पाई जाती है? बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में और नेटल पौधों की पत्तियों में पाई जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बारे में, जिसको HF इसका सूत्र है। सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए आपको, कोई भी अम्ल ऐसा नहीं है जो सीसा से अभिक्रिया करे, लेकिन ये HF एक ऐसा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है जो कांच के साथ भी अभिक्रिया करता है, और एसिड राइटिंग में ये यूज होता है। सीसा पर कारीगरी जो नक्काशी की जाती है उसमें ये उपयोग होता है। उसके बाद पीने के पानी का ड्रिंकिंग वाटर पूछता है कभी कभी एग्जाम में, कितना पीने का पानी का ड्रिंकिंग वाटर का पीएच मान होता है। तो 6.5 से 8.5 होता है। ये वेरी करता है, बदलता रहता है कई कई बुक में, लेकिन 6.5 से 8.5 सही है। उसके बाद आते हैं मुख। मुख जो होता है हम लोग का ह्यूमन माउथ होता है, उसमें ह्यूमन माउथ के सलाइवा या फिर अन्य भागों का जो पीएच मान होता है, जब 5.4 से कम हो जाता है तो दंत क्षय होने लगता है। दंत क्षय हम समझ रहे हैं, जो कैल्शियम का हमारा दांत बना है ना, वो गलने लगता है एसिडिटी की वजह से। इसी से बचने के लिए हम लोग ब्रश करते हैं, और ब्रश जो हम लोग करते हैं टूथपेस्ट में, वो बेसिक नेचर का होता है। उसके बाद हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रस। कुछ चीज़ों का सूत्र हम याद करेंगे, अच्छे से देखिए सूत्र, हम लोग अच्छे से याद करके तैयार कर लेंगे आज हम लोग सूत्र।
सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH सबको पता होता है, लेकिन ये देखिए अब इसके बाद से ज़रूरी चीज़ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट, इसको Na2CO3 कहा जाता है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 कहा जाता है। जल योजित सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, जो वॉशिंग सोडा का रियल सूत्र होता है। कई बार छोटे छोटे एग्जामों में इस सोडियम कार्बोनेट को ही जल योजित सोडियम कार्बोनेट के रूप में मानकर वॉशिंग सोडा के सूत्र में, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन अगर 10H2O दिया है तो वो ज़्यादा सही है। उसके बाद थोथा होता है 4 प्रकार का। नीला थोथा को CuSO4 इंटू 5H2O कहा जाता है। सफ़ेद थोथा को ZnSO4 इंटू 7H2O। हरा थोथा FeSO4 इंटू 7H2O। और तेल का थोथा यानी कि H2SO4। ये तेल का थोथा जानते हैं ना, बैटरी के तेल या बैटरी के मतलब ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको तेल का थोथा कहा जाता है। तो ये चीज़ें थी। आपको 6 मिनट का वीडियो में इतना सारा आपको कंटेंट मिला। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इतना बढ़िया वीडियो बहुत मेहनत से करके बनाया गया है, और 5 अप्रैल का वीडियो है, डे 1 है। इससे ऐसे ही वीडियो दिन भर में 1 से 2 वीडियो आती रहेंगी, और ये रेगुलर जारी रहेंगी। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ये लाभप्रद है, और ये घंटों भर का वीडियो आपको 6 मिनट में इसको रिवीजन आप कर सकते हैं। जितना बार 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।